बच्चों, आज हमारा व्यावसायिक अध्ययन में अध्याय 12 पर्यवेक्षण एवं अभिप्रेरणा चैप्टर हमारा चल रहा था और उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसको हम पहले पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया, अभिप्रेरणा क्या है, इसके अर्थ और परिभाषा है। एक बार पुनः मैं आपको दोहरा देता हूँ। अभिप्रेरणा से आशय है कर्मचारियों में ऐसी भावना पैदा करना जो वो स्वयं अधिक से अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हो। इसी सिलसिले में हम आगे चलते हैं। तो विशेषता में सबसे पहला चीज आती है कि अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होना। अगर हम किसी को अभिप्रेरित कार्य करने के लिए करते हैं तो एक कार्य पूरा होने के बाद उसे हम फिर से अगले कार्य के लिए अभिप्रेरित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है और एक आवश्यकता पूरा होने के बाद दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। इस तरह से ये आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जो प्रक्रिया है ये भी क्रम से यानी सतत एक के बाद एक चलती रहती है। तो उसी तरह से ये भी हो गया कि अभिप्रेरणा जो है एक सतत प्रक्रिया है, ये चलता रहता है। अब हम दूसरी इसकी विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता है कि अभिप्रेरणा कार्य करने की शक्ति है। अभिप्रेरणा कार्य करने की शक्ति है। इसमें ये चीज ये स्पष्ट करती है कि अभिप्रेरणा कार्य करने में एक व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए यानी उनको कार्य करने के लिए उकसाना, कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, जिससे कि उनमें ये शक्ति उपार्जित होती है कि वे आगे कार्य को कर सके। इस तरह से अभिप्रेरणा द्वारा कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है। तो ये दूसरी बात हो गई। अब हम इसी में तीसरा पॉइंट लेते हैं कि अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं और जिससे कि मनुष्य तुरंत उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमको किसी से कार्य कराना है और वो कार्य कर रहा है लेकिन उसके काम में कुछ रुकावटें आ रहे हैं, हम उन रुकावटों को दूर करने के उपाय बताएं और हम ये कहें कि अगर हम इस तरह कार्य करेंगे तो ये कार्य हमारा जल्दी हो जाएगा, तो वो अभिप्रेरित होगा और उसके मन में जैसे कोई कार्य को 50% करने की क्षमता है, लेकिन अगर उसे हम अभिप्रेरित करेंगे तो उसे 75% वो कार्य को कर लेता है। तो इस तरह से उनमें एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा बन जाती है कि हमको इस कार्य को किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक अवधारणा में हो गया कि इससे मनुष्य तुरंत कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसके बाद इसकी एक हम चौथी विशेषता की बात करें तो चौथी विशेषता है अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है, न कि कारण। ये बात यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि यानी कार्य करने में जो संतुष्टि प्राप्त होती है, कब होती है? जब उसका हमको रिजल्ट अच्छा दिखाई देता है। तो अगर हम दिन भर कोई कार्य करें और कोई कहे कि ये कार्य ठीक से नहीं हुआ, इसमें कुछ कमियां रह गई या आपको दोबारा करना है, तब तो उस दिन का हमारा समय बेकार जाता है और क्योंकि हम अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होते। तो यहाँ पर कह रहा है कि अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है, यानी हम अपने कार्य से संतुष्ट होंगे, न कि कारण बनता है। कारण का मतलब
क्या है कि हमारी जो आवश्यकताएं अगर संतुष्ट नहीं हुई, हमें अभी प्रेरित किया गया कोई कार्य करने के लिए और हम उस कार्य से संतुष्ट नहीं हुए, तो हमें जो प्रेरित किया गया उस कार्य के लिए हमें जो अभिप्रेरित किया गया उस कार्य के लिए हम उस कार्य को ठीक से नहीं कर पाए। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम होता है, कारण नहीं बनता है। और इसके पांचवें विशेषता में हम आते हैं तो अभिप्रेरणा का क्षेत्र व्यापक है। अभिप्रेरणा का क्षेत्र व्यापक है, यानी इसका क्षेत्र एक छोटा मोटा नहीं है, इसका क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा होता है, क्योंकि इसमें आवश्यकताएं होती हैं, सद्भावनाएं होती हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ शक्तियां भी सम्मिलित होती है। इस तरह से इसके क्षेत्र को हम व्यापक रूप में देखते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि अभिप्रेरणा की विशेषताएं तो और भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें से मुख्य 5 बिंदुओं को हमने यहाँ लिया आपको समझाने के लिए। एक बार फिर से मैं इस बिंदु को दोहरा देता हूँ, इसके बाद हम आगे फिर इसके दूसरे मुख्य बिंदुओं पर चलेंगे। तो पहला विशेषता में हमने देखा कि अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है, यानी इसकी पूर्ति नहीं होती है, एक के बाद एक प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरा चीज हमने देखा कि अभिप्रेरणा कार्य करने की शक्ति है, हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। किसके द्वारा होता है ये कार्य की शक्ति हमें प्रदान? अभिप्रेरणा के द्वारा। कोई व्यक्ति जब हमें अभिप्रेरित करता है, हमें खुद कार्य करने के लिए उकसाता है, हम उससे प्रेरित होकर के उस कार्य को सफलतापूर्वक करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अभिप्रेरणा मनोविज्ञान का कारण है। हर व्यक्ति में ऐसी एक भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और फिर अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है, ये मैंने आपको बताया कि इससे मनुष्य की अपनी खुद की संतुष्टि प्राप्त होती है, न कि कोई कारण उत्पन्न होता है। और फिर पांचवा हमने बताया कि अभिप्रेरणा का क्षेत्र बड़ा है, क्योंकि इसमें आवश्यकताएं होती है, अनुभूतियां होती है, संभावनाएं होती हैं और भी कई शक्तियां होती हैं। तो ये तो हमारा रहा अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अब हम कुछ अभिप्रेरणा के जो आवश्यकताएं हैं या हम कहें कि जो महत्व है उसकी बात करते हैं। महत्व कहें या उद्देश्य अभिप्रेरणा के, हम इसके दूसरे भाग में आते हैं, महत्व या हम उद्देश्य की बात करते हैं। कहते हैं कि कोई भी कार्य अगर होता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होता है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसके लाभ और हानि को भी देखते हैं, तो यहाँ पर या उनके कुछ उद्देश्य होते हैं या उनके व्यवसायिक जगत में उसका महत्व होता है। ये सब बातों को इसमें ध्यान देना पड़ता है। तो हम आइए अभिप्रेरणा के महत्व की कुछ चर्चा करें कि अभिप्रेरणा के क्या गुण है। अपन महत्व को गुण भी कह सकते हैं, या अगर प्रश्न आता है कि अभिप्रेरणा के लाभ लिखिए तो उसमें भी आप इसी महत्व को लिख सकते हैं। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवसायिक जगत में अभिप्रेरणा का क्या उद्देश्य है, तो भी ये महत्व ही पॉइंट बनते हैं। तो आइए हम महत्व की बात में सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि अभिप्रेरणा लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। लक्ष्य की प्राप्ति यानी जो हमारा एम है, जो हमारा निशाना है, जो हमने निश्चित किया है कि हमको ये चीज प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि
जब हम कोई कार्य करते हैं, छोटा सा अगर आप एग्जाम्पल देखें तो अगर एक कोई छोटा व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसके पास पूंजी मान लीजिए 1 लाख की है और वो शुरू नहीं कर पा रहा है, और कोई व्यक्ति उसे अभिप्रेरित करता है कि तुम भाई छोटे पूंजी से शुरू करो, धीरे धीरे तुम अपनी मेहनत से इस व्यवसाय को बढ़ा सकते हो, इसमें आने वाली कुछ रुकावटें भी रहेंगी, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके तुम परिश्रम करते रहना, तो निश्चित ही कि आपको सफलता मिलेगा। तो अगर हमने उद्देश्य बना लिया कि हमको व्यवसाय करना है और व्यवसाय जगत में अपना नाम करना है, तो आने वाली मुश्किलों को भी हम सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर एक समय ऐसा आता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि अभिप्रेरणा जो है लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। इसी तरह से आगे हम दूसरे पॉइंट में आते हैं, मनोबल में वृद्धि। मनोबल में वृद्धि यानी अंदर से हमें शक्ति प्रदान करना। देखिए, छोटी सी स्टोरी की बात करें तो जब समुद्र लागने की बात थी और जितने भी बंदर भालू थे सब तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनमें ऐसी कुछ कमियां लग रही थी, तब फिर हनुमान जी के मनोबल में वृद्धि की गई, उन्हें अभिप्रेरित किया गया कि ये कार्य आप कर सकते हैं, और वास्तव में उन्होंने ये कार्य करके दिखाया। तो यहाँ भी उसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा भी हमारे मनोबल में वृद्धि करती है, हमारे उत्साह को वो बढ़ाती है। हम कुछ भी करें, अगर हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और कोई हमें अभिप्रेरित नहीं करता है, तो हमारा जो लक्ष्य है वहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन कोई अगर हमें अभिप्रेरित करता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तो हम फिर से अपने कार्य में लग जाते हैं और हम कार्य को प्राप्त कर लेते हैं, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से मनोबल में वृद्धि का कार्य भी कौन करता है? अभिप्रेरणा करता है। चलिए, इसके हम दूसरे महत्व की बात करें, कार्य की संतुष्टि। कार्य संतुष्टि कहे कार्य तो हर कोई करता है, लेकिन कार्य का परिणाम उसे अगर संतुष्ट न करे तो फिर हमारा कार्य सफल नहीं होता। तो कार्य में संतुष्टि के लिए हमें अच्छे कार्य करने हैं, और अभिप्रेरणा का कार्य, अभिप्रेरणा क्या करता है? आपको अपने कार्य में संतुष्ट कराता है, आप अपने कार्य को सफल करने में सहायक होते हैं। तो अभिप्रेरणा हमें कार्य में संतुष्टि प्रदान करता है। इसके बाद अगर हम इसके चौथे पॉइंट की बात करें तो उत्पादकता में वृद्धि। कल कारखाने में कार्य करने वाले कर्मचारी, इंजीनियर या और दूसरे भी वर्कर, अगर हम उनके कार्य की उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम उन्हें अभिप्रेरित करते हैं तो कार्य ज़्यादा करते हैं, और जब ज़्यादा कार्य करते हैं तो उत्पादन भी ज़्यादा होता है। फैक्ट्री कभी नुकसान में नहीं चलती है, हमेशा लाभ में चलती है। और अभिप्रेरणा करने में क्या है? जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें समय समय पर अभिप्रेरित करना है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। तो इस तरह से अभिप्रेरणा जो है उत्पादकता में वृद्धि का कार्य करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें
उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए हर कर्मचारी को अभिप्रेरित करना जरूरी है। इसके बाद आता है मधुर औद्योगिक संबंध। मधुर औद्योगिक संबंध का मतलब है कि अभिप्रेरित कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों के साथ या अपने साथ कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध रखता है। जो भी अपने कर्मचारियों के साथ कार्य करते, जो अभिप्रेरित कर्मचारी रहता है, वो अपने उच्च अधिकारी या जो भी उनके पर्यवेक्षक हैं उनके साथ उनका मधुर संबंध रहता है और इस तरह से उनके बीच में अच्छे तालमेल रहती है। फर्म का उत्पादन भी बढ़ता है और जब तालमेल अच्छी रहेगी, मधुर औद्योगिक संबंध रहेगा, तो अपने आप फर्म लाभ में ही चलेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब आता है इसके छठवें महत्व की बात करें तो कर्मचारियों में स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब होता है कि कर्मचारी जो भी विभिन्न प्रेरणादायक द्वारा कर्मचारियों की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती रहती है, तो एक ही फैक्ट्री में कार्य करने के लिए इच्छुक रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम कुछ समय यहाँ कार्य करें और फिर दूसरी फैक्ट्री में चले जाए, तीसरे में चले जाए। जब उन्हें समय समय पर सारे लाभ मिलेंगे, अभिप्रेरणा मिलेगा, अभिप्रेरित होंगे, उन्हें जो भी आर्थिक या सामाजिक जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए वो मिलता रहेगा, तो निश्चित है कि वो फैक्ट्री छोड़ करके दूसरे फैक्ट्री में कार्य करने के लिए नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब कर्मचारी अभिप्रेरित रहता है तो वो दूसरे जगह कार्य करने की इच्छा नहीं करता है, वो कार्य छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि जब उन्हें सभी कुछ अच्छा मिलेगा, उनके जो उच्च अधिकारी उनके साथ मधुर संबंध रहेंगे, तो क्यों वो छोड़ करके कहीं जाएगा। तो इस तरह से कर्मचारियों में स्थायित्व की भावना बनी रहती है। और हम फिर तो इस तरह से कर्मचारियों में स्थायित्व बनाए रखने का काम भी कौन करता है? अभिप्रेरणा। तो बच्चों हमने देखा कुछ महत्व हैं जिनको मैं फिर से दोबारा समझा दूं। सबसे पहला होता है लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। अभिप्रेरित मजदूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। दूसरी चीज मनोबल में वृद्धि, उनके जो मनोबल है उनमें कोई कमी नहीं होता है और उनके अंदर विभिन्न श्रमिकों के मनोबल में वृद्धि होता है। वो कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, उनके अंतर आत्मा उन्हें कार्य करने के लिए आकर्षित करती है। इस तरह से तीसरी पॉइंट हमने आपको बताया कार्य में संतुष्टि। एक अभिप्रेरित या हम कहें कि एक अभिप्रेरित श्रमिक या कर्मचारी अपने कार्य से वो संतुष्ट रहता है, उसे लगता है कि मैंने आज जो कार्य किया है वो कंपनी के हित के लिए है, हमारे हित के लिए है, इसमें मैंने कोई कमी नहीं की है। इस तरह से वो खुद अपने कार्य से संतुष्ट होता है। फिर मैंने आपको बताया चौथे पॉइंट में कि एक अभिप्रेरणा के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उसमें किसी फैक्ट्रियों में कभी कोई रुकावट नहीं होती है, कोई तालाबंदी वगैरह नहीं होता है, सारे कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं अपने कार्य से। और जब सभी चीज़ ठीक से और समय पे चलता है तो निश्चय ही लाभ ही मिलेगा। और फिर मैंने आपको बताया कि अभिप्रेरणा के माध्यम से मधुर औद्योगिक संबंध
बनते हैं। मधुर औद्योगिक संबंध किसमें बनते हैं? उच्च अधिकारी और जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी है उनके बीच में मधुरता बनी रहती है, किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं होता है। और जब मधुरता बनी रहेगी तो निश्चय ही है कि अपने लक्ष्य को ये प्राप्त करने में एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे। फिर मैंने बताया कर्मचारियों में स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब होता है कि कर्मचारी एक ही जगह निश्चित होकर काम करते हैं, काम बार बार छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है, अभिप्रेरित होते हैं। इस तरह से मैंने बताया कि अभिप्रेरणा के महत्व में और भी कई है, लेकिन मैं मुख्य रूप से इन 6 पॉइंटों को आपके लिए लेकर आया। और इसी के साथ मैं आपको कुछ प्रश्न भी दूंगा जिसका आंसर आपको लिख करके और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। तो प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। पहले हम विशेषता से कुछ प्रश्न देंगे और उसके बाद इसके महत्व या उद्देश्य से प्रश्न देते हैं। तो विशेषता की बात करें तो आप पहला प्रश्न इसमें लिखेंगे, अभिप्रेरणा कार्य करने की शक्ति क्यों है? ये आपका पहला प्रश्न रहेगा। इसके बाद आप दूसरे प्रश्न भी लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है अभिप्रेरणा के कोई दो विशेषताएं लिखें। ये 2 प्रश्न हैं और एक और प्रश्न आप लिख लीजिए। उद्देश्य से हमने लिया है। प्रश्न नंबर 3 रहेगा, अभिप्रेरणा के 4 महत्व लिखें। ये 3 प्रश्न है बच्चों मैंने दिया है जिसका आंसर आपको लिख करके और भेजना है। तो आज के लिए इतना ही। और